नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य की उम्दा और बेहतरीन कहानियों की श्रृंखला में शिवानी जी की कहानी दो बहनें। तो शुरू करते हैं कहानी। उन दोनों को एक साथ बैठाकर देर तक देखने पर भी कोई उनके चेहरे मोहरे में किसी प्रकार का साम्य नहीं पा सकता था। बड़ी जया प्रफुल्लवदनी, लंबी और सांवली थी। उसके सुडौल कंधे, रौबीले गांभीर्य से भिंचे सरस अधर, घनी भौहें और कुछ ढालू सी बनावट का ललाट उसे पहली बार देखने वाले को सहमा देने की निश्चय ही अपूर्व क्षमता रखता था। उसका भव्य व्यक्तित्व किसी ग्रह के सिंहासन से दफ्तर की रौबदार कुर्सी पर ही अधिक सुंदर लग सकता था। उसके कंठ स्वर में दफ्तर में काम करने वालियों की सी पुरुष होंकार अभी नहीं आई थी। उसमें अभी भी कोमल निषाद की सी मिठास थी। वो इतने धीमे स्वर में बोलती थी कि कभी कभी उसके होठों में बुदबुदाते स्वरों को सुनने कान ही सटाकर बैठना होता था। अपनी छोटी बहन की तुलना में वो सचमुच ही फीकी लगती थी, पर उसके चेहरे की भव्यता में सौंदर्य का नहीं, आत्मबल का तेज था। बुद्धि प्रदीप्त तीखी दृष्टि का आकर्षण हृदय को बांध लेता था। चेहरे के अनुपात से ही मेल खाते विराट जूड़े को वो निर्ममता से कसकर एक जाली में बंद करके रखती थी। गले में एक पतली सोने की हरे जड़ी चेन और हाथ में स्टील की घड़ी के अतिरिक्त कभी किसी ने उसे कोई आभूषण पहने नहीं देखा। सफ़ेद ब्लाउज और मर्दानी कन्नी की साड़ी के श्वेतांबरी कफन में लिपटे अपने दीदी के अकाल मृत्यु प्राप्त यौवन को देखकर विजया के जी में आता कि वो कभी उसे झकझोर कर रख दे। कौन सी ऐसी बुढ़ा गई हैं? 26वां ही तो लगा इस दिसंबर में। इस उम्र में तो आजकल की लड़कियों के दूध के दांत टूटते हैं। पर वो जानती थी कि उसकी तापसी दीदी का यौवन स्वयं उसी छोटी बहन के लिए किए गए मूर्खतापूर्ण त्याग के घातक कीटाणुओं से घुल मिलकर दम तोड़ चुका था। अब उसमें जीवन के पुनः स्पंदन की कोई आशा न थी। कई बार वो आजमा चुकी थी। न दीदी को खाने में रुचि थी, न पहनने ओढ़ने में। दोनों बाजार जाती, परिचित दुकानदार नई नई डिज़ाइन के साड़ियों के इंद्रधनुषी गट्ठर धमाधम पटकने लगता। आसपास खड़ी महिला ग्राहिकाओं की आंखों में रस उदधि हिलोने लेने लगता। हाय कितना प्यारा रंग है, अडियार की क्या बढ़िया साड़ी है, किनारे का कंट्रास्ट तो देखो जरा, मैं तो आज ही इसे पहनकर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। विजया अबीरी साड़ी को अपने मेल खाते गालों से लगा उसकी स्निग्धता में आखंड डूब जाती और कनखियों से उदासीनता से दीदी को देखती, पर उन शांत भाव विहीन आँखों की पुतलियों में ऐसी स्थिरता छाई रहती जैसे कांच की बनी हो। तेरा तो मन ही नहीं भरता विजी, कितनी साड़ियाँ तो पड़ी हैं। छोटी बहन को एक सौम्य हंसी के उपालंब से छेदते बटुआ खोल वो बिल चुका देती और एक प्रकार से खींचती बाहर ले जाती। साड़ी के काउंटर पर से विजया सहज में खिसकना ही नहीं चाहती थी। एक तो उसका रंग ऐसा था कि हल्की गहरी शेड की सस्ती महंगी कैसी भी साड़ी क्यों ना हो, उसके यौवन दुर्ग पर समर ध्वजा बनकर फहराने लगती। उस तनुधारी सुंदरी ने अपनी लचीली देह यष्टि संवारने में संयम का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था। घी, दूध, मलाई की चिकनाई का कुपथ्य उसने स्वयं अपने लिए वर्जित कर लिया था। अपने सुडौल अंग के किसी भी लुभावने उभार पर वो अतिरिक्त मज्जा की एक पतली परत भी नहीं चढ़ने देती थी। नित्य नियम पूर्वक अपने को तौलती थी और छटाक भर भी वजन बढ़ता तो भोजन लोलुप जिह्वा पर कठोर तोबड़ा कस देती। इसी से उसके चेहरे पर भी उसके 24 वर्षों के बावजूद किशोरी की सी लुनाई थी। उबले पालक, कच्चे टमाटर और हड्डियों के सूप ने त्वचा को एक प्रकार से पारदर्शी बना दिया था। आंखों में वन्य हारणी का सा भयत्रस्त भाव था, किंतु मानव हृदय की गहरी जानकारी रखने वाले अनुभवी जौहरी उन आंखों में एक बारी झांकने पर बड़ी सुगमता से जान सकते थे कि हीरा कली है। उसका भोलापन, नाटकीय सरलता और नारी सुलभ लज्जा का एक एक पाठ वर्षों की लगन और अभ्यास की देन थी। वो जानती थी कि पुरुष को इन्हीं ब्रह्मास्त्रों से ही पराजित किया जाता है। पिता की मृत्यु के बाद इस मातृहीना छोटी बहन को संभालने में कभी कभी जया को दिन में भी तारे दिख गए थे। अपने लिए आए कई वांछनीय रिश्ते उसने केवल इसी छोटी बहन के लिए फेर दिए थे। मैं चली जाऊंगी तो इससे कौन रखेगा पापा, वो कह देती और पापा चुप रह जाते। वो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका थी और अधिकांश मनोवैज्ञानिकों की भांति मन ही मन मनोविज्ञान का जाल बुनते बुनते
उसके सलोने चेहरे पर समय से पूर्व उत्पन्न नवजात शिशु के शरीर की सी झुर्रियाँ पड़ गई थीं। किसी भी स्त्री या पुरुष को देखते ही उसकी धमनियों में सुप्त युंग और फ्रायड के विचार जागृत हो उठते और उनकी ज्ञात या अज्ञात कुंठाओं के सहारे अपनी मनोवैज्ञानिक भृगु संहिता के पन्ने पलट उनकी कुंडलियाँ खोजने लगती। कैसी कुटिल हंसी है, कैसी नीच मुद्रा है, कैसा कनखियों से काग दृष्टि के बाण मारता है, आदि आदि। उसके इसी तीक्ष्ण चुनाव के कारण उसी के जीवन में कभी कोई पुरुष नहीं आ पाया। यौवन के सुनहले वर्ष देखते देखते उसकी फैली हथेली से सरकते गए। उसके पिता की गणना शहर के दबंग वकीलों में की जाती थी। तराई के खूनियों एवं पहाड़ी इलाकों के कुख्यात अपराधियों से उनका वर्षों का यजमानी संबंध चला आ रहा था। उनकी दबंग वकालती दलीलों का जरह बख्तर कस वे एक से एक जघन्य अपराध करते निगरगंड होकर घूम रहे थे। इसी से लोग कहते, पाप की कमाई भी कहीं फलती है। इसी से भगवान ने एक भी पुत्र नहीं दिया कि पिंडदान कर दे। ब्राह्मण का भला इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। फिर उन धींगड़ी सी मातृहीना पुत्रियों का कुमाऊं के किसी भी संस्कारबद्ध ग्रह में गुजारा नहीं हो सकता था। बड़ी के सौम्य स्वभाव की सर्वत्र प्रशंसा थी। लड़की तो लाखों में एक है, पर रंग जरा कह अधूरे वाक्य में ही जहर उगल परिचित स्त्रियां चुप रह जाती। सांवले रंग को क्षमादान देने में कुमायूं सदा से ही कृपण रहा है। और छोटी, बाप रे बाप, दहकता अंगार है, रूप में भी और स्वभाव में भी। पर दोनों बहनों को अपने समाज की बेरुखी से कोई शिकायत नहीं थी। जया पठन पाठन पूजन अर्चन में डूबी रहती। विजया के यौवन का पर्याप्त मूलधन अभी उसकी सुंदर मुट्ठी में बंद था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राह चलतों ने उसे मुड़कर न देखा हो। वो चाहे रेशमी साड़ी पहने या वलकल वसना बनी घूमे, पुरुष की दृष्टि को वो अपने यौवन के चुंबक से जब चाहे खींच सकती थी। और सच पूछा जाए तो उसे इसमें आनंद भी आता था। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों बहनों ने अपनी पहाड़ यात्रा एक प्रकार से स्थायी रूप से स्थगित कर दी थी। अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल की विभिन्न नगरियों में उनकी 3 सर्वथा विभिन्न प्रकृति की बुआएं ब्याही थीं। बड़ी से दोनों की पिता के जीवन काल में खटपट हो गई थी। उनके विचार में कुसमी बुआ हद दर्जे की स्वार्थी और लंपट महिला थी। अपने भाई की सुखी गृहस्थी देखकर वे मन ही मन जलती भुनती प्रत्येक जाड़ों में पधार जाती थीं। इसीलिए उनकी इस अनिवार्य यात्रा को बड़े यत्न से संयुक्त मोर्चाबंदी कर दोनों ने बंद कर दिया था। मंझली बुआ की आर्थिक अवस्था भी बड़ी सुविधा की नहीं थी। उनके पति जंगलात के दफ्तर में क्लर्क थे। वकील साहब को इस बहन को भी हर माह कुछ ना कुछ भेजना होता था। इसी से उन बुआ का पक्ष भी दुर्बल पड़ गया था। प्रत्येक जाड़ों में अपने 8 बच्चों सहित वे 3 महीने की सुदीर्घ छुट्टियां बिताने भाई के पास आ जाती और दोनों मातृहीना भतीजियों पर खूब रौब जमाती। हाय राम, ये कैसी फतोइया पहनती हो तुम लोग, क्या लाज नहीं लगती? क्यों री बीजी, इन 8 घटमुंडों के पूरी बाह के स्वेटरों में कितनी ऊन लगेगी? तू तो दिन रात बुनती रहती है, कभी पूछ लेती। 40 पाउंड, विजया उत्तर का चाटा सा मार बड़ी अभद्रता से उठकर बाहर चल देती। इस बुआ को देखकर उसका तन बदन जल जाता था। उस पर कोहनी से फटा पट्टू का बदबूदार कोट पहन उसके रसिक मंझले फूफा ठीक उसके कान के पास खड़े हो दनादन हींग मूली मिश्रित डकारे छोड़ने लगते। यही नहीं, कई बार उन जंगली फूफा जी का तांगे के घोड़े का सा हाजमा उसे उसकी ठसकेदार सुसंकृत सखियों के सामने बुरी तरह अपदस्थ कर देता। पिता की मृत्यु के पश्चात 13वीं के दिन ही विजया ने इस दक्ष कन्या को भी पितृगृह से खदेड़ दिया। जया को अवश्य ही बहन के दुर्व्यवहार से बड़ी ग्लानि हुई थी। कभी ये हमारे साथ भी हो सकता है विजी, आखिर हैं तो पापा की बहन, उसने कहा था। चुप करो दीदी, पापा का रिश्ता उनके साथ गया और रही हमारी बात, तुम जानती हो हमारे साथ ये कभी नहीं हो सकता। थैंक गॉड हमारी बुआ बनने की कोई उम्मीद नहीं है। तीसरी और सबसे छोटी बुआ सहज में छोड़ने वाली जीव नहीं थी। वे जब भी आती कभी भतीजियों की मेम साहबी शिक्षा या रहन सहन पर फब्तियाँ नहीं कसती, न कभी अपनी नीति शतक ही खोलती। वे जानती थी कि भाई भाभी के साथ अपने रक्त के संबंध में जीवन पर्यंत दृढ़ता कायम करने का मूल मंत्र था भतीजियों को वश में करना। बड़ों में मनमुटाव का सूत्रपात प्रायः बच्चों को लेकर ही होता है। इसी से वे जब भी आती भतीजियों के लिए 2 बहुमूल्य साड़ियाँ अवश्य लाती। मायके की यात्रा संक्षिप्त रहे इसका विशेष ध्यान रखती और साथ में लाए सामान का वजन कभी भी संदिग्ध रूप से बढ़ने नहीं देती।
भाई की मृत्यु के पश्चात वे केवल एक बार आई थीं। बड़ी भतीजी के लिए उन्होंने एक दो सुपात्र भाई के जीवन काल में ही जुटा दिए थे, पर भाई ने लिख दिया था, मैं अपनी बड़ी लड़की के वैरागी स्वभाव को जानता हूँ। वो एक बार ना कह चुकी है तो उसे ब्रह्म वाक्य समझो। चिंता तो मुझे छोटी की है, समय आने पर तुम लोग उसी का ख्याल रखना। देख सुनकर बड़े सुपात्र को सौंपना होगा उसे। अब समय आ गया था। वो अपनी शिक्षा पूरी कर आईएएस में बैठने की तैयारी कर रही थी। इसी से छोटी बुआ ने एक सुपात्र का संधान देकर जया को पत्र लिखा था। तुमने तो अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा होनहार पात्र छांट कर तुम्हें भेजा था, तुम्हें मानी ही नहीं। आज बम्बई में 2000 रुपया पैदा कर रहा है। 3 साल में 3 बार जुड़वा बेटे जनकर मेरी देवरानी की उस चिलबिल्ली सी 3 कौड़ी की बहन तरुली ने उसे 6 बेटों का बाप बना दिया है। इसे कहते हैं भाग्य। खैर, अब विजी के लिए अब एक और हीरा भेज रही हूँ। 17 तारीख बुधवार को यहाँ से चल, बृहस्पति को तुमसे मिलने आएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक पोटली में बड़ी मुंगौड़ी और जम्बू भेजा है। असल में पोटली का तो बहाना है। मैं चाहती हूँ वो विजया को और विजया उसे देख ले। उसे देखकर विजी और विजी को देखकर वो ना ही कर दे तो मैं तेरी टांगों तले छिड़क जाऊंगी। अब जमाना यही आ गया है मेरी बेटियों। लड़के के बाप का नहीं, स्वयं लड़के का टेटुआ धर दबाना होता है। जानती नहीं, फला पंत जी की लड़की, फला जोशी जी की कन्या, आदि आदि कर बुआ ने कम से कम आधी दर्जन ऐसी कुशल कन्याओं की सूची भेजी थी जिन्होंने केवल प्रणय अंकुश से ही एक से एक मत्त गयंध से पात्रों को वश में कर लिया था। पत्र पढ़कर जया जोर से हंस पड़ी थी। कैसी मज़ेदार चिट्ठी लिखती हैं छोटी बुआ। पर विजया भड़क गई थी। मारो गोली ससुर को, हम ना उसे देखेंगे ना अपने को दिखाएंगे। मान लो हजरत ने देखकर कह दिया कि हमें लड़की पसंद नहीं, बस पूरे पहाड़ में ढिंडोरा पिट जाएगा। वहाँ तो ऐसी अफवाहें रूई के फाहों की सी दिन रात एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उड़ती रहती हैं। बड़ी और मंझली बुआ शायद बताशे भी बांट आएंगी। कल बृहस्पति है, हम सुबह से ही कहीं चल देंगे, तुम निपट लेना। कह देना ऐसी सस्ती हरकतें हमें पसंद नहीं। पागल हुई हो क्या विजया? बुआ ने लिखा है लड़का आईएएस है। जया ने पत्र खोलकर दिखाया। हुआ करे, विजया ने बड़ी बेरुखी से कहा। मैं अपने समाज के इन दम्भी परिंदों की ऊंची उड़ान को खूब पहचानती हूँ। इसी से तो पर उगा रही हूँ कि एक दिन इन गगनचारियों को पछाड़ दूँ। लड़की सुंदरी हो, फर्राटे से अंग्रेजी बोल सके, नाचे गाए, गृहस्थी चलाने में ना उदार हो, ना कृपण, ना मुखरा हो, ना गंभीर। अवसर पड़ने पर सास की भात पकाने की धोती भी धो सके और ससुर का लंगोट भी। ओफ, चुप कर विजी, तुझे कल घर पर ही रहना होगा। हजार हो, वो हमारा अतिथि है। पापा घर आए अतिथि का कैसा सत्कार करते थे, क्या भूल गई तू? पापा को उन अतिथियों से ब्याह करने को तो नहीं कहा जाता था। वो हाथ का बटुआ हिलाती चली गई तो जया का दिल डूब गया। पुरुष मात्र को देखते ही उसे कपकपी छूटने लगती थी। फिर जिस पात्री को देखने वो उनकी बुआ को 20 एहसानों से लाद जम्बू की बसाती पोटली का वाहक बनने का अनरोमांटिक प्रस्ताव स्वीकार कर चला आ रहा था, वही घर पर नहीं रहेगी। उस दुर्लभ पात्री को देखने का स्वयं उसका उत्साह भी तो कुछ कम नहीं रहा होगा। नहीं तो पहाड़ी जम्बू की तेज भबाके भरी क्लोरोफॉर्म की पोटली साथ लाने में कोई भी संभ्रांत विवाह योग आईएएस तरुण नागभव अवश्य ही चढ़ाता। और वो करमजली प्रायः अंगूठाई दिखाकर यूनिवर्सिटी चली गई थी। जब लौटी तो जया की लाख दलीलें भी उसे नहीं रोक सकी। वो चली ही गई। उसके जाते ही फ़ोन की घंटी खनकी और जया काँप गई। हो ना हो उसी का फ़ोन होगा। उसका अनुमान ठीक ही निकला। जी हाँ, मैं केशव बोल रहा हूँ। आपकी बुआ जी ने कुछ सामान भेजा है, आपको क्या 4 बजे सुविधा होगी? जी हाँ अवश्य, वो कह तो गई, पर उसे लगा कहने के साथ ही उसका धड़कता कलेजा भी टेलीफोन के आले से निकलकर उस व्यक्ति के कान में धंस गया है। आप हमारे बंगले को कैसे ढूंढेंगे? उसने बड़ी चेष्टा से पूछा। आप निश्चिंत रहिए, वो अजनबी टेलीफोन में ही हंसा। आपकी बुआ जी ने पूरा नक्शा खींचकर साथ में दे दिया है। मैं ठीक 4 बजे आ जाऊंगा। जया यूनिवर्सिटी से लौटी तो 3 बज गए थे। विजया का कहीं पता नहीं था। बहुत पहले एक बार कुत्ते के नवजात पिल्ले की बंद आंखें जबरदस्ती खोलने में पकड़ी गई विजया को उसने कसकर तमाचा मारा था। आज वैसा ही तमाचा जड़ देने को उसकी उंगलियां कुलबुलाने लगीं। बेहया स्वार्थी छोकरी। अब उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? मिस जुच्ची के यहाँ, डॉक्टर कुसुम के यहाँ, या फिर रशीदा के यहाँ? खाने पीने की सामग्री वो साथ में ले आई थी। चाय का पानी चढ़ाकर उसने नत्थू को विजया के संधान में भेज दिया। घड़ी देखी तो आधा घंटा बाकी था। क्यों ना अपनी सांध्यकालीन पूजा से छुट्टी पा ले। हो सकता है अतिथि को बिना उसकी बहन को देखे जाना मान्य ना हो और वो रुक ही जाए। सूर्यास्त से पहले ही मंत्र जाप करने का
उसके गुरुदेव का कठोर आदेश था। कुशासन बिछा जया गुरुदेव की आदमकद तस्वीर के सामने पद्मासन लगा उनके ध्यान में डूब गई। क्या भव्य रूप था! अलौकिक आभा से दीप्त गुरुदेव की भव्य मूर्ति, नग्न वक्ष स्थल को चूमती श्वेत दाढ़ी और परम हंस मुस्कान। जैसे जैसे वो गहन ध्यान मग्ना उसके ध्यान में डूबती जा रही थी, वैसे वैसे स्वयं उसका चेहरा एक अनोखी शांति से दीप्त होता जा रहा था। डूबते सूर्य की अंतिम रश्मि ने उसकी पीठ पर फैले घुंघराले केशों को चूमा और श्वेत सिल्क की साड़ी और गेरुए ब्लाउज में उस लावण्यमयी तपस्विनी को देखकर केशव द्वार पर ही ठिठक गया। कहीं किसी वनिता आश्रम में तो नहीं घुस आया था वो? धूप और लोबान की तीव्र सुगंध उसके कंठ में गहर बनकर अटक गई। जया की आंखें खुलीं और वो हड़बड़ा कर उठ गई। क्षमा कीजिएगा, वो नम्रता से दोहरा हो गया, मैं शायद बंगला भूल गया हूँ। नहीं, जया हंसी, आप बंगला नहीं भूले हैं, आपके हाथ की पोटली के जम्बू ने ही आपका परिचय दे दिया है। आप केशव हैं ना? बुआ जी की चिट्ठी हमें मिल गई थी, फिर जम्बू साथ में लेकर आने वाले व्यक्ति के परिचय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अपने बड़े साहस से कहे गए वक्तव्यों पर उसे स्वयं ही बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आज तक किसी भी पुरुष के सम्मुख वो इतनी मुखरा नहीं बनी थी। लजीली हंसी से वो अपना कथन शेष कर ही पाई थी कि वो आनंदी युवक हो कर बड़े जोर से हंस उठा। जया उसे देखकर खिल गई। ठीक उसी की सुंदरी बहन के लिए जोड़ा बनाकर भेजा था भगवान ने। कितना बचकाना चेहरा था। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे उसकी गोल गोल आंखों से अभी उसका कैशोर्य नहीं गया था। आप बैठिए, मैं अभी आई, कह जया उसे गोल कमरे में बैठा चाय का पानी रखने चली गई। घर में वो अकेली ही थी, नत्थू भी निगुड़ा नहीं लौटा था। कभी किसी पुरुष से एकांत संभाषण का उसे इसके पूर्व अनुभव नहीं था। जब भी कोई आता, छोटी बहन सर्वदा उसके साथ रहती। आज मुँहजली उसे ऐसी विचित्र परिस्थिति में छोड़ गई थी। वो होती तो सब संभाल लेती। जहाँ बड़ी बहन पुरुषों की उपस्थिति में पसीना पसीना हो जाती, वहीं छोटी का सरस व्यक्तित्व तो पुरुषों के बीच अपने स्वाभाविक रूप में उभर आता। किसी भी पुरुष को देखते ही जया बेमतलब उल्टा सीधा काम करने लगती। कभी उसकी साड़ी का आंचल व्यर्थ ही कमरे की चीज़ों से उलझता उन्हें गिराता फिरता। कभी हाथ से चम्मच गिर जाता, कभी प्याले की चाय, कभी कभी तो जाली में कसा जूड़ा ही अकारण उसकी पीठ पर बिखर जाता। छी छी, क्या सोच रहा होगा वो युवक। उसे वो अकेला ही छोड़ आई थी। आंखों में छलके विवशता के आंसू पोंछ वो बड़े साहस से मुस्कुराती भीतर गई। हुआ वही जो पुरुषों की उपस्थिति में उसके निरीह व्यक्तित्व द्वारा प्रायः हो बैठता है। पहले मेज पर धरे कांच के फूलदान को उसके लंबे आंचल ने लपेटकर धम्म से नीचे गिरा दिया। बड़े यत्न से सजाए गए पुष्पगुच्छ को ठीक नवागंतुक के चरणों में चढ़ा ही पाई थी और कांपते होठों से सॉरी बुदबुदा रही थी कि जन्म से ही पंगु एक छोटी मेज फूलदान उठाने को झुके उसके स्कंद स्पर्श का बहाना बना चारों खाने चित्त हो गई। साथ ही उस पर धरी टेलीफोन की मोटी डायरेक्टरी, एस्ट्रे और खुली पड़ी स्याही दवात भड़ाभड़ धड़ाधड़ करती जमीन पर बिखर गई। ये सब अभागी विजया की ही करतूत थी। जाने से पहले उसी ने ही पेन में स्याही भरी थी और दवात खुली छोड़कर जाने वाली भी अवश्य वहीं रही होगी। स्वभाव से भीर और शांत गाय की सी बड़ी बड़ी आंखें लज्जा, परिताप और ग्लानि से धुंधली हो गईं। हाय, क्या कर दिया मैंने, आपकी पैंट में भी स्याही के छींटे पड़ गए। अरे क्यों परेशान होती हैं? वो हंसमुख युवक जेब से रुमाल निकाल पैंट के छींटे छुड़ाने लगा। सामान्य से ही छींटे पड़े थे, ये तो मेरी ट्रैवलिंग की पैंट है, वो कहने लगा। पर सरला जया भी इतना जानती थी, ट्रैवलिंग की पैंट पहनकर कोई विवाहकांक्षी तरुण अपनी भावी वधू को देखने नहीं जा सकता। अवश्य ही ये बेचारे का सबसे अच्छा सूट रहा होगा। जया स्याही की दवात खिड़की से फेंकते गई तो देखा नत्थू सड़क से ही हाथों का सिग्नल हिलाता बता रहा था, छोटी बीबी कहीं नहीं मिली। अवश्य ही छोकरी पिक्चर देखने चली गई होगी, अब अकेली ही निपट लेगी। उसने चटपट चाय का सामान मेज पर लगा दिया और केशव को बुलाने आई। पैंट का तो सत्यानाश कर ही दिया मैंने, आइए थोड़ी चाय पिलाकर क्षमा मांग लूँ, कहकर वो हंसी। केशव उठकर उसके साथ साथ चलता खाने के कमरे में गया तो विभिन्न प्लेटों में खाद्य सामग्री की सज्जा देखकर चकरा गया। बाप रे बाप, ये तो अच्छा खासा भोज दे डाला आपने। क्या जम्बू की पोटली का भाड़ा दे रही हैं? मैंने तो सोचा था आपसे आज ही एक बहुत बड़ी फरमाइश करूँगा। जया का कलेजा बुरी तरह धड़कता बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। अवश्य अब वो कहेगा आपकी छोटी बहन का हाथ, पर नहीं नहीं, ऐसे सुशील स्वभाव का खानदानी लड़का कभी ऐसी नंगी मांग से उसे अपदस्थ नहीं करेगा। क्या
प्रश्न पूछते ही वो अपनी अस्वाभाविक धृष्टता से स्वयं लाल पड़ गई। आपके कंठ के माधुर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है बुआ जी से, सोचा था जी भर गाने सुनूंगा। संगीत मेरी भी दुर्बलता है। वास्तविक हास्यास्पद स्थिति को समझते जया ठठाकर हंस पड़ी। जो व्यक्ति बहुत कम हंसता है उसकी स्वाभाविक हंसी का ठहाका कितना प्यारा लगता है। जिसने अस्वाभाविक कठोरता से अपने हृदय के सभी आनंद द्वारों पर संयम की अर्गला चढ़ा रखी हो, एक बार द्वार खोलने पर ताजी हवा का झोंका उसे ऐसा बेसुध कर देता है कि द्वार बंद करने का उसे फिर ध्यान ही नहीं रहता। जया बड़ी देर तक हंसती रही। हाय रे भगवान, आप क्या मुझे अभी तक बुआ जी की बताई मेरी छोटी बहन विजया समझे बैठे हैं? गाने वाली, हंसने वाली बातूनी वह तो मेरी छोटी बहन है विजया। और आप क्या कभी नहीं हंसती? वो धृष्ट युवक उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ बैठा तो जया सहम कर पीछे हट गई। उसे जैसे किसी ने चांटा मार दिया हो, और ये कैसा विद्युत संचार होने लगा था उसके शरीर में। कैसी आंखें हैं इसकी! क्या निकट से देखने पर सब पुरुषों की आंखों की पुतलियां ऐसी ही स्थिर लगती होंगी? मैं गर्म चाय ले आऊं? वो उत्तेजना और घबराहट में मेज की एक और प्लेट को धराशायी कर धड़ से निकल गई। केशव की नज़रों में कितनी फोड़ बना दिया था उसने अपने को। अकेले मर्द के साथ ऐसे ही ठीठी क्या यूनिवर्सिटी के प्राध्यापिकाओं को शोभा देता है? वो चाय लेकर लौटी तो केशव दोनों हाथों से मेज पर पियानो सा बजाता उंगलियां चला रहा था। मैं सोच रहा हूँ सबसे अधिक खर्चा आपका क्रॉकरी का ही होगा, क्यों है ना? एक भ्रुकुटी को ऊंचा उठा, होठों को दांतों से सामान्य रूप से दबा अपनी नटखट हंसी से प्रश्न को बड़ी दुष्टता से संवार कर उसने पूछा। मैं समझी नहीं। जया के प्रशस्त ललाट पर दिसंबर के महीने में भी पसीना झलक उठा। जिस रेट से आप दाएं बाएं प्याले, फूलदान, तश्तरियां दंदनाती चलती हैं, मानना होगा साहब, ऐसा अचूक निशाना बहुत कम देखने में आता है। एक बार फिर संयम की अर्गला शिथिल हो गई। दोनों के सम्मिलित ठाके से ठिठक कर विजया कब द्वार पर आकर खड़ी ही रह गई, कोई देख नहीं पाया। यह क्या उसकी दीदी हंस रही है? वही दीदी जो उसके पुरुष मित्रों के बीच उसकी सामान्य हंसी को भी कभी क्षमा नहीं कर सकती थी। ओह, तो यही हैं वो हजरत। क्यों दीदी, कुछ चाय वाय बची है? हमें भी दो। बड़े स्वाभाविक ढंग से लंबी लंबी डगे भरती वो मेज की ओर बढ़ाई और बड़े अधिकार से खाली कुर्सी खींच उस सुदर्शन युवक के ठीक सामने तनकर बैठ गई। नमस्कार। वो हंसी। किस बात पर हंस रहे थे आप दोनों? दीदी को ऐसे हंसते देख मैं तो प्रायः मूर्छित होकर गिर ही पड़ी थी। काजू की प्लेट सामने खींच वो एक एक काजू ऐसे अपने मुंह में डालने लगी जैसे अजायब घर के भालू को मूंगफलियां खिला रही थी। कुछ नहीं नत्थू, तुझे ढूंढ ढूंढ कर हार गया। यही है मेरी छोटी बहन विजया। बड़ी ही मधुर हंसी के साथ उसने अपनी छोटी बहन का परिचय दिया। इसी के गाने की प्रशंसा बुआ जी ने आपसे की थी। तेरा गाना सुनने कब से रुके हुए हैं बेचारे। छोटी बहन के पुष्ट व्यक्तित्व का सहारा पाते जया की वाग्धारा सहसा मुखरा प्रखरा वेगवती नदी सी बनकर बहने लगी। इस वर्ष आईएएस की तैयारी कर रही है। उसने फिर उत्साहपूर्ण भूमिका बांधी, पर उसकी बातों का सिलसिला बार बार अनाड़ी हाथों से बनाए गए ताश के महल की भांति टूटता जा रहा था। छोटी बहन के आते ही केशव आवश्यकता से अधिक गंभीर हो गया था और हठीले जिद्दी अड़ियल घोड़े की भांति एड़ी टिकाए खड़ा था। बड़ी बहन की रोचक बातों के चाबुक प्रहार उसे डिगा ही नहीं पा रहे थे। चाय लेंगे? और उसने पूछा। नहीं, उसने प्याला खिसका दिया। विजी चल भीतर चलें, वहीं गोल कमरे में तेरा गाना सुनेंगे, उसने छोटी बहन से कहा। नहीं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, बड़ी देर हो गई है। वो उठ गया। जया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अचानक नाराज़ क्यों हो गया वो? क्या उससे तश्तरी टूटकर गिर गई थी इससे, या उससे पहले अपना परिचय बड़ी बहन के रूप में नहीं दिया था इससे, या पैंट को स्याही की छींटों से रंग दिया था इससे? अभी तक तो इतना हंस बोल रहा था। वो उठा तो दोनों बहनें उठ गईं। वो सचमुच ही नमस्कार के साथ विदा लेने लगा तो विजया ने अपने अप्रत्याशित व्यवहार से जया को विस्मय विमुग्ध कर दिया। सुनिए, आप तो अभी 3-4 दिन रुकेंगे ही। कल दीदी का 26वां जन्मदिन है। आप खाना यहीं खाइए ना। निमंत्रण के साथ ही वो अपनी मोहक हंसी हंसती उत्तर के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। यही उसका ब्रह्मास्त्र था। ऐसी धवल मुक्ता सी हंसी का निमंत्रण भला संसार का कौन पुरुष टाल सकता। उसने हंसकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके जाते ही जया ने विजया को बुरी तरह फटकार दिया। क्या पड़ी थी तुझे मेरे 26वें जन्मदिन का ढिढोरा पीटने की? क्या सोचेगा वो? कौन सी मेरी 17वीं वर्षगांठ थी? कोई और बहाना भी तो ढूंढ सकती थी। क्यों, क्या बहुत पसंद आ गया तेरे? बड़े लाड़ से छोटी बहन का चेहरा हाथों में भरकर उसने पूछा। बस जैसे भी हो दीदी, पटाओ बात, हमें बेहद पसंद है। क्या बैल जैसे कंधे हैं और कितना गंभीर है। बस एक ही चिंता है।
क्या? हंसकर जया ने पूछा। बस यही कि शादी हो गई और स्वेटर बुनना पड़ा तो 140 फंदे डालने पड़ेंगे। कैसी चौड़ी छाती है, एकदम चक्की का पाट। जया जोर से हंस पड़ी। चलो एक चिंता तो दूर हुई, आखिर अपने ही समाज और बिरादरी का सुपात्र पसंद आ गया था विजी को। उस रात छोटी बहन को चक्की के पाट और भूरी मूछों के ही सपने दिखे, पर बड़ी की आंखों में नींद नहीं थी। वो कितनी ही योजनाएं बना चुकी थी, किस कमरे में कन्यादान होगा, गहनों की चिंता नहीं। अकेले अम्मा के गहने बैंक से निकालने पर 3 कन्याएं ब्याही जा सकती थीं, पर विजी के जाते ही उसकी क्या दशा होगी। सुखद योजनाओं के बीच संभावित वियोग को वो भूल ही गई थी। फिर न जाने कब उसकी आंखें लग गईं। सुबह उठी तो आंखें भारी और तकिया गीला था। विजया ने उठते ही उस दिन कमर कस ली थी। पहले एन फ्रेंच का लेप किया, फिर आमंड क्रीम का प्रलेप, फिर चंदन थोप कर चिरौंजी का उपटन किया। सौंदर्य प्रसाधन के पाश्चात्य और पूर्वी विन्यास से छुट्टी पाकर उसने साड़ियाँ निकाली। आज एक भी साड़ी उसे नहीं भा रही थी। जितना परिचय उस व्यक्ति का पा चुकी थी, उससे लगता था हल्की रंगीन साड़ी पहनना ठीक रहेगा। हल्के रंग की एक भी ढंग की साड़ी नहीं थी। हाँ, हल्के रंग की लिपस्टिक अवश्य थी। बस फिर क्या था, मिल गया कोड़ा। अब क्या चाहिए, जीप लगाम और घोड़ा। चट से कार निकाल, उसी शेड से मैच करती साड़ी भी आ गई। नित्य बुफों की जटाजूट में सधे बालों का सीधा जूड़ा बना, कानों में 2 बुखराज पहन वो जल्दी धनिया और प्याज से बसाती दीदी के पास जाकर खड़ी हो गई। देखो दीदी, विल आई डू? हाय विजी, आज तो बेहद प्यारी लग रही हो। ले जरा दही तो मत डाल, मैं भी चटपट तैयार हूँ। उसने बहन की ओर मथानी बढ़ाई। ओ दीदी, जरा भी अकल नहीं है तुम्हें। हम यहाँ 50 रुपये का यूडी कोलन छिड़क कर आए हैं और तुम कहती हो कीचड़ मत हो। हमसे नहीं होगा ये सब। आखिर उस हरामखोर नत्थू को तुम इतना सिर पर चढ़ाकर क्यों रखती हो? जब देखो तब तुम चौके में, और वो हजरत कन्हैया बने बीड़ी फूक रहे हैं। ए नत्थू, चलो इधर, जाओ तुम कपड़े बदलो दीदी। वो कपड़े बदल कर लौटी तो केशव आ गया था और विजी उसे बाग दिखा रही थी। खिड़की से दोनों को कंधे से कंधा मिलाए गुलाब की झाड़ी के पास खड़ा देखा तो जया का गला प्रसन्नता के गहर से भर आया। कैसी प्यारी जोड़ी थी। दोनों घूमकर लौटे तो खाना लगा चुकी थी। खाने की मेज पर वो बड़े उत्साह से प्रत्येक स्वादिष्ट खाद्य सामग्री की सुगंध का श्रेय किरीट छोटी बहन के सिर पर ही बांधती जा रही थी। ये सब इसी ने बनाया है। सच पूछिए तो मुझे न खाना बनाने का शौक़ है न खाने का। यही दिन रात नई नई चीज़ें सीखती रहती है। कुकिंग क्लासेस भी ज्वाइन की है इसने। किंतु इतने परिश्रम से प्रस्तुत किया गया छोटी बहन का सरस परिचय कुछ जम नहीं रहा था। खाने वाला सरासर अरसिक अभद्रता का परिचय दे रहा था। न उसने प्रशंसा ही की, न कुछ बोला। मुस्कुराना तो जैसे वो भूल ही गया था। पर विजया भी हार मानने वाली न थी। कुछ ही घंटों के परिचित उस अजनबी का उदासीन गांभीर्य उसके मुग्ध हृदय को बजर बट्टू सा घुमा रहा था। थोड़ी देर में लुभावना पाहुना विदा लेकर चला गया तो विजया के संयम का बांध टूट गया। देखा दीदी, और तुम कहती हो कि विवाह अपने ही समाज में करना चाहिए। देख लिया ना अपने समाज का नमूना। सामान्य सी भद्रता भी नहीं जानते हजरत। निकले हैं फॉरेन सर्विस में। वहाँ इन्होंने ये शमशान वैराग्य दिखाया तो राजदूतों की पत्नियाँ भी अपनी नुकीली जूतियों की ठोकरों से उड़ा देंगी। खैर, मैं भी देख लूँगी। अभी 15 दिन की छुट्टियाँ बिताने पहाड़ जा रहे हैं। बुआ के मकान के सामने ही तो रहता है इनका परिवार। हम भी परसों चल देंगे उसी गाड़ी से। फिर देखो, इस घमंडी ऊँट की नाक में नकेल डालकर खींचती यहाँ न ले आई तो मेरा नाम विजया नहीं। जया ने हंसकर उसे आश्वासन दिया। अभी तो 2 दिन यहीं हैं, क्या पता कल आए। कुछ लोग स्वभाव से संकोची होते हैं विजया। हो सकता है बेचारा झेंप रहा हो। कल कभी नहीं आएगा। मैं उससे पहले कह चुकी हूँ कि कल मुझे अपने एक सहेली के यहाँ उसकी सगाई की दावत में जाना है। मैं दिन भर बाहर रहूँगी। दूसरे दिन विजया चली गई तो जया ने बहुत सा काम बटोर लिया। एक और लंबे गर्म कोट फैला वो विजया की निर्ममता से व्यवव्रत साड़ियों को तहा कर लगा रही थी कि सोचा क्यों ना नत्थू को बुला ले। धूप में कपड़े तो वो भी फैला सकता था। वो नत्थू को पुकारने जा रही थी कि उसे अचानक स्मरण आया, नत्थू तो छुट्टी लेकर सिनेमा देखने गया है। दोनों हाथों में 2 लंबे कोट लेकर वो स्वयं उठी ही थी कि सहम गई। अरे आप! उसने अचकचा कर कोट पलंग पर पटक दिए और आंचल ठीक करने लगी। सहसा उसका चेहरा आरक्त हो उठा। आंचल न जाने कब से भूमि पर लौट रहा था। सुबह सिर धोया था, इसी से रूखे बाल हवा में उड़ रहे थे। छी छी, कैसी भूतनी सी बनी थी वो। पर आज ये कैसे आ गया? विजी तो आज अपनी सखी के यहाँ गई है। आप बैठिए, क्षमा मांगने के स्वर में उसने कहा और बड़े चातुर्य से आंचल ठीक कर लिया। मैं जानता हूँ। वो हंसा और ऐसी धृष्टता से उसकी ओर बढ़ाया कि उसके शरीर का रक्त जम गया। मैं छोटी बहन के लिए नहीं, बड़ी बहन के लिए आया हूँ।
और फिर उसने बड़े अधिकारपूर्ण डगों से आगे बढ़ उसे बाहों में ऐसे उठा लिया जैसे कोई हठीला मुंह लगा बालक दूर ताक पर धरे रंगीन लुभावने खिलौने को उठा लेता है। ये सब पलक मारते ही इतनी तेजी से हो गया कि 26 वर्ष की वो स्वप्न सुंदरी किसी दहकती भट्टी के गर्त में भय, आश्चर्य और क्रोध की लपटों में झुलसती चेतना खो बैठी। पर यह कैसा भय था जिसने उसके ज्ञान चक्षुओं की ज्योति छीन ली? ये कैसा आश्चर्य था जिनमें अनुभूति ही शेष रह गई थी, कौतूहल नहीं? ये कैसा निर्वीर्य क्रोध था जो अपने सुगठित शरीर की शक्ति और दृढ़ संयम के रहते हुए भी उस दुस्साहसी दुर्दमनीय युवक को वो एक चांटा खींचकर प्रताड़ित नहीं कर सकी? ये कैसा अनोखा समुद्र था जिसमें आखंड डूबकर भी प्रणय के ज्वार भाटे की उर्मियों ने उसे जीविती चेतना के कछार पर पटक दिया था। उसका उन्मत्त नवीन प्रेमी उसे पागलों की भांति चूम रहा था। न जाने कैसे कैसे अटपटे प्रणयालाप के कर्ण प्रिय शब्द उसके कानों में मजीरे से बजा रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही दिन देखकर पहचान लिया था। यही है वो जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रहा था। जानती हो, आज तक मैंने 39 कन्याएं नापसंद की हैं, पर इस ध्यान मग्ना तपस्विनी को मैंने चट से हृदय में मूंद लिया था। ओह, कैसी सुगंध है तुम्हारे शरीर की! रति मंजरी में वर्णित कौन सा रत्न है ये, शंखनी या पद्मिनी? और उसका वो अद्भुत प्रेमी बड़बड़ाता एक बार फिर उसकी कांपती पलकों पर झुक गया। जया! उसके कानों के पास ही अपना चेहरा सटाकर उसने जया को पुकारा, पर वो तो दोनों हाथों से मुंह ढांपे पड़ी थी। हाय हाय, ये क्या हो गया? वो विजया से क्या कहेगी? जया! बड़े लाड़ से उसने जया के दोनों हाथ हटाकर अपने हाथों में बांध लिए। इधर देखो जया, उसने कहा, पर जया की आंखें नहीं उठी। वो हंसकर उठ गया और सीटी बजाता आदमकद आईने में अपने बिखरे बालों को ऐसे संवारने लगा जैसे वर्षों से इसी आईने में अपने बालों को संवारता आया हो। जैसे जैसे जया की चेतना लौट रही थी, उसके हृदय की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। वो एकटक केशव को देख रही थी। किस आश्चर्यजनक स्वाभाविकता से उसने पूरे कमरे में अधिकार जमा लिया था, जैसे वो गृहस्वामी हो। बाल संवार कर वो फिर जया के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने इस बार ऐसी खूबी से बाल संवारे थे कि मांग का ही अस्तित्व मिट गया था और उसका चेहरा एकदम ही बचकाना लगने लगा था। देखो जया, मुझे आज ही रात की गाड़ी से जाना है। मेरे एक ताऊ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वहाँ पहुँचते तुम्हारी बुआ जी से कह दूंगा मुझे आपकी बड़ी भतीजी पसंद है। तुम्हारी सम्मति तो मिल ही गई है। वो बड़ी दुष्टता से हंसता उठ गया और घड़ी देखकर बोला, बाप रे बाप, गाड़ी का समय हो गया है, अब चलूं। मुर्दा से निश्चेष्ट पड़ी जया का बर्फ से भी शीतल ललाट चूमकर उस सन्नाटे से निकल गया। ऐसे आकस्मिक प्रणय निवेदन का सर्वथा मौलिक आरंभ और अंत जया को बुरी तरह असंतुलित कर गया था। कैसा दहकता स्पर्श था उन नजरों का, जैसे किसी ने अंगारों से उसे दाग दिया हो। कैसी मजबूत पकड़ थी उन शेर के से पंजों की। छटपटाने पर भी वो अपने को नहीं छुड़ा सकी थी। पर वो क्या सचमुच छटपटाई थी? मेज ही पर धरे भारी पेपरवेट को क्या वो खींच कर नहीं मार सकती थी? सिगरेट की किसी मदमस्त खुशबू से उसके नथुने भर गए थे। लग रहा था अभी भी वो तंबाकू की मादक गंध उससे लिपटी बसी हो। अपनी हथेली में अपनी सांस का फफकारा छोड़ उसने सूंघ कर आंखें मूंद लीं। उसकी प्रत्येक सांस निश्वास में अपने अमिट हस्ताक्षर छोड़ गया था वो अजनबी। कहता था जाते ही बुआ जी से कह देगा मुझे बड़ी बहन पसंद है। क्या कहेंगी उसकी प्रौढ़ा सखियाँ? सबने एक साथ ही कठिन कौमार्य व्रत पालन का संकल्प लिया था। सबसे पहले तो विजया को ये खबर देनी होगी। विजी, तेरे मन के मीत ने तो मुझे छांट लिया। कैसे कह पाएगी वो? संसार की कोई भी नारी कितनी ही उदार हृदया क्यों ना हो, आज तक किसी पुरुष के उसे नापसंद करने के अक्षम्य अपराध के लिए क्या क्षमा कर सकी है? फिर प्रतिद्वंदिनी चाहे सौत हो या प्रेयसी रूप में स्वयं सगी बहन, उसे क्या कभी क्षमा कर पाती है? ठीक इसी उधेड़पुन के बीच वो डूबती उतराती चली जा रही थी कि आंधी की भांति विजया ने कमरे में प्रवेश किया। हाथ का पर्स कुर्सी पर पटक कर जया के पास बढ़ाई। दीदी, जानती हो मुझे रास्ते में कौन मिला था? वही छोटी बुआ का कैंडिडेट। बस गजब ढा रहा था दीदी। ऐसी बढ़िया ट्वीट का कोट पहने था पट्टा कि बस हमें देखकर मुस्कुराया और हमने भी वो हाथ हिलाया कि जोड़ अभी तक दुख रहा है। तेजी से रिक्शा निकल गया, नहीं तो हम वहीं प्रपोज कर बैठते। दीदी ने बरबस होठों को 1 सेंटीमीटर के स्मित में फैलाया। दीदी, छोटी बहन ने उसे अचानक ऐसे घूरा कि उसने आंखें झुका लीं। तुम आज गजब लग रही हो दीदी, क्या स्किन है तुम्हारा? आई एनवी यू। कोई नया स्किन लोशन लगा रही हो क्या? आज तक जया के निष्कलुष चित्त ने छोटी बहन से कोई भी बात नहीं छिपाई थी, पर आज उसके कुछ ही घंटों का नवीन प्रेमी उसे कपट का प्रथम पाठ पढ़ा गया था।
अपने चमकते चंद्रबिंब की सुंदरता के रहस्य की मंजूषा वो नहीं खोल सकी। हट पगली, मैं भला कब क्रीम लोशन लगाती हूँ। यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे एक साथ कई सखियों ने प्रशंसा अर्ध से रस प्लावित कर दिया। वाह भाई, क्या फब रही है ये भागलपुरी मर्दानी धोती तुम पर। हम पहनती तो जोगन लगती। माघ मेले से खरीदी है, क्यों है ना। जया घर लौटी तो बड़ी देर तक एकांत दर्पण साधना में डूबी रही। क्या सचमुच उसके चेहरे में कोई बदलाव आ गया है। जिस प्रतिबिंब ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया उसे तो वो सचमुच नहीं पहचानती थी। उठते बैठते पढ़ते पढ़ाते उसे एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था और उतनी ही बार उस मधुर स्मृति की एक एक परत कपड़े की थान सी खुलती जा रही थी। उसके प्रेम प्रलाप को वो मन ही मन दोहराती लाल पड़ जाती और दीदी के उस अस्वाभाविक गिरगिटी रंग को देखकर विजया आश्चर्य में डूब जाती। क्या हो गया था दीदी को। ए दीदी, एक दिन मुंहफट विजया ने खाने की मेज पर उससे पूछ लिया, किसी के प्रेम के चक्कर में तो नहीं पड़ रही हो तुम। जया लाल पड़कर रह गई थी। एक बार प्राणों से प्रिय सहोदरा के सम्मुख वो सब कुछ कह देने को व्याकुल भी हो उठी थी, पर दूसरे ही क्षण उस अद्भुत संयमी युवती ने अपने चित्त को अंकुश से साध लिया। 7 दिन बीत गए थे। उसके जीवनाकाश की मलिन आभा को क्षणिक ज्योति से उज्जल कर उसका धूमकेतु सा रहस्यमयी प्रेमी न जाने कहाँ चला गया था। उसने कहा था तार भेजेगा, पर ऐसी बातें क्या तार में कही जाती हैं। पहले बुआ से कहेगा, फिर बुआ उसके परिवार से बातें करेंगी, तब कहीं कुमाऊं के असह्य आइन कानूनों के दुर्गम द्वारों के चक्कर लगाता वो लुभावना प्रस्ताव उसके पास पहुंच पाएगा। फिर तो बुआ का पत्र वो विजया को थमा देगी। किसी बात को लेकर जीवन भर मातम मनाती फिरे, ऐसा स्वभाव विजया का नहीं था। इसी से उसे कोई चिंता नहीं थी। खबर पाते ही यूनिवर्सिटी का सहकर्मी वर्ग दावत के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। एक दावत सगाई की, दूसरी शादी की। खैर देखी भाई, दोनों दावतें। ऐसे अवसर क्या जीवन में बार बार आते हैं। मिस कॉल को तो वो तरंग आने पर अपनी रंगीन कोर्टशिप का आंशिक वर्णन भी शायद सुना देगी। बेचारी मिस कॉल। इधर भजन कीर्तन और तीर्थ यात्रा के चक्कर में भुरता ही बन गया है बेचारी के स्वास्थ्य का। अपने विवाह का प्रबंध भी तो उसे स्वयं करना होगा। कौन बैठा है यहाँ करने वाला। मरी विजया को तो सजने से ही फुर्सत नहीं रहेगी। फिर उसकी 108 सखियाँ, उसे कहाँ फुर्सत होगी। किसी अच्छे कैटरर को सौंप देगी। यह थोड़ा ही ना होगा कि कन्यादान के मंडवे से उठकर कन्या आ रही है भंडार से रसद निकालने। उसे हंसी आ गई थी। विवाह के बाद सागरा छोटी बुआ को रोकना ही होगा। विजया अकेली कैसे रहेगी। फिर तो वो उसे अपनी ससुराल उठा ले जाएगी। छोटी बहन का सिर अभी भी दीदी के हवाई महल के छज्जे से नहीं टकराया था। 15 दिन बीत गए पर बुआ की कोई चिट्ठी ना आई। इन्हीं 15 दिनों में जया की बड़ी बड़ी आंखें असाधारण रूप से और भी बड़ी होकर पूरे चेहरे पर फैल गई थीं। गुमसुम बनी दीदी को कभी विजया बुरी तरह झिड़क भी देती। बोर करती हो तुम दीदी, जब देखो तुम बरसिया पड़ती हो। हम भी तो भाई जा रहे हैं सिनेमा। और वो अकेली चल देती। बहन के जाते ही जया अपने मन के चतुर राज मिस्त्रियों को फिर काल्पनिक महल बनाने में जोत देती। अब उसके प्रासाद के प्रांगण में गोल गोल चेहरे वाले बच्चे भी खेलने लगे थे। कई बच्चों की किलकारियाँ भी डूबती वो केशव के सामान्य रूप में परिवर्तित चौड़ी छाती पर बार बार अपना चेहरा छिपाकर अपना मूर्ख व्यर्थ प्रश्न दोहराती थी, कब लिखोगे, कब। बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद बुआ की चिट्ठी आई। खूब हो मेरी बेटियाँ, बड़ी मुंगौड़ी खाली पर एक चिट्ठी नहीं डाली। बढ़िया तो खैर जाए भाड़ में, उसकी चिंता नहीं थी, पर साथ ही उन्हें ले जाने वाला भी भाड़ में चला गया। जब तुम दोनों की चिट्ठी नहीं आई और पता लगा कि केशव लौट आया है तो कल मैं वहाँ गई। देखा तो केशव की अम्मा के लड्डू फूट रहे थे। सुना ट्रेन में ही कलकत्ते के एक लखपति प्रवासी से पहाड़ी परिचय हो गया। साथ में उनकी सांवली कन्या थी, लाखों की संपत्ति और इकलौती कन्या। दुर्गा दत्त जी का पूत भला कैसे चूकता। रंग सोना एकदम स्याह है, पर आजकल तो रुपयों का मुलम्मा चढ़ा मेढकी भी परी बनाई जा सकती है। ट्रेन में ही सगाई हो गई। 18 वर्ष की है, केशव है 26 का। उसकी तो पूछो मत। मुझे देखा तो 32 दिखा, जले पर नमक छिड़क दिया। आपकी पोटली पहुंचा दी थी बुआ। जी में आया एक झापड़ कस डंडे से सिर को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दूं, पर हंसकर मैंने भी पूछ लिया, भतीजियाँ मिली थीं। बोला नहीं, नौकर को दे आया था, बड़ी जल्दी में था। यही तो मेरा दुर्भाग्य था बेटियों, तुम्हें देखता तो क्या ये रेल की सगाई हो पाती। देखा दीदी कमीने को। आवेश से कांपती विजया ने जया की ओर देखा, पर दूसरे ही क्षण वो स्तब्ध रह गई। दीदी के रक्तहीन चेहरे पर लिखी उस लिपि को जो उस तीक्ष्ण बुद्धि की स्वामिनी ने स्पष्ट पढ़ लिया, जिसे वो पिछले 20 दिनों से पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। पहले दीदी के बटुए में केशव का रुमाल मिला था, वही परिचित सुगंध और वही धारियाँ। फिर दीदी के पलंग के नीचे 2-3 सिगरेट के अधजले टुकड़े।
दूसरी बार देखने गई तो टुकड़े गायब थे। कुछ दिन बाद दीदी की पूजा की पुस्तक में दबे वही टुकड़े उसे फिर दिख गए थे। केशव का नाम लेते ही दीदी के चेहरे की रंगत बदल जाती थी। डाकिया समय पर ना आता तो वो मणिहारा सर्प सी व्याकुल हो उठती। दीदी निश्चय ही बदल गई थी और आज उसी परिवर्तन का कारण स्पष्ट हो गया। बिना एक शब्द कहे विजया उठकर चुपचाप बाहर बरामदे में खड़ी हो गई। 26 वर्ष तक एक दूसरे से रक्त मज्जा मांस की डोर से बंधी संयमी जुड़वा सी बहनों को पल भर में केशव ने किसी कुशल सर्जन की सी शल्य क्रिया से सदा के लिए विलग कर दिया। कहते हैं ऐसी शल्य क्रिया से विलग हो गई दो बहनों में से एक ही जीवित रह पाती है। पता नहीं इन दोनों में से कौन जी पाएगी, छोटी या बड़ी। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।